गुड इवनिंग टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होकर अपना अध्ययन कर रहे होंगे। पिछली बार आपने एक वीडियो बनाया था जो कि आर्टिकल 12 एंड 13 पे था। उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल 13, जिसको हम हिंदी में अनुच्छेद 13 भी बोलते हैं, उसको समझने के लिए एक पूरी कहानी जानना भी ज़रूरी है। और ये कहानी हर किताब में अलग अलग रूप से बिखरी हुई होती है। इसको समेटने के लिए आपको बहुत सारी किताबों का रेफरेंस लेना पड़ता है। ये अलग अलग रूप में इसको समझने की कोशिश की जाती है। कभी इसको अनुच्छेद 368 के तहत समझने की कोशिश की जाती है, कभी अनुच्छेद 13 वर्सेज अनुच्छेद 368 के तहत समझी जाती है, और कभी कभी जब आप न्यायिक पुनरावलोकन का चैप्टर पढ़ते हैं तब इनकी बात की जाती है। और हमारे अध्ययन की एक प्रमुख कमी यह रहती है कि हम जब ये सेगमेंट पढ़ते हैं, जब न्यायिक पुनरावलोकन अलग पढ़ते हैं, अनुच्छेद 13 अलग पढ़ते हैं, अनुच्छेद 368 अलग पढ़ते हैं, तब हम इनके बारे में अलग अलग जानने की कोशिश करते हैं, जबकि ये पूरी एक कहानी के रूप में है और एक पूरी तारतम्यता लिए हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैंने आपको उस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं इस कहानी के ऊपर आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा। और ये कहानी जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहला संविधान संशोधन कब आया और उसको लेकर केशवानंद भारती तक। केशवानंद भारती का जिक्र कई बार हुआ है पिछले वीडियो में, और इन वीडियो में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान के सबसे प्रमुख जजमेंट्स की बात की जाएगी तो उसमें टॉप 5 में हमेशा केशवानंद भारती जजमेंट रहेगा। तो इसकी पूरी कहानी जानना ज़रूरी है, क्योंकि यह संसद वर्सेस न्यायपालिका का केस था कि किस प्रकार जब दोनों अपने अपने कर्तव्यों को लेकर, या जो लिखे हुए कर्तव्य हैं संविधान में उनको लेकर झगड़ने लग जाते हैं, तो किन की क्या शक्ति रहती है और उनके पीछे का आधार क्या रहता है। तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको जो स्लाइड्स बनाई है वो मात्र 2 स्लाइड्स में दिया है। उसका रीज़न यह है कि कहानी जानने के लिए आपको कंटेंट ज़्यादा नहीं चाहिए। आप खुद कॉपी पेन लेके बैठिए और उस कहानी को जानने में जितना आपको इम्पोर्टेंट आपको लगता है वो नोट कीजिए, और उस कहानी को यादगार रखने के लिए आपको शॉर्ट पॉइंट्स मैंने स्लाइड में दे दिए हैं, जिसमें स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने टॉपिक दिया है। तो हम शुरुआत करते हैं। केशवानंद भारती का आना है हमें, परंतु शुरुआत करते हैं हम हमारे संविधान लागू होने से लेकर। संविधान जब लागू हुआ था तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारा पूरा जो स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास था उसमें एक समानांतर रूप से जो संघर्ष हो रहा था वो ये था कि ज़मींदारों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, या हम ऐसे कहें कि हिंदुस्तान में एक सेगमेंट के पास या एक विशेष वर्ग के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और अधिकांश जो वर्ग है उनके पास भूमि या संपत्ति बहुत कम है। और इसी प्रकार से देश के एक बड़े हिस्से के पास शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से है, क्योंकि वो संपन्न परिवार से हैं, परंतु एक बड़ा वर्ग है जिसको कि शिक्षा के अधिकार से बहुत लंबे समय तक वंचित रखा गया था। उसका कारण पीछे जाति व्यवस्था कह सकते हैं, वर्ग विभाजन कह सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, परंतु एक बड़े हिस्से को शिक्षा से दूर भी रखा गया था। ठीक है, तो संघर्ष यहीं से पैदा होता है। जैसे ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान की जो आवाम है उन्होंने अपने अधिकार किनको दिए, संविधान सभा को, कि हाँ आप हमारे लिए एक संविधान का निर्माण करें और उस संविधान के आधार पर एक सरकार बनेगी उनके नियमों के पालन करते हुए, तो उस आधार पर आप शासन चलाएंगे जो संविधान में लिखा हुआ है। परंतु यहाँ पे संघर्ष क्या पैदा हो गया कि संविधान में दो ऐसे भाग हैं। एक भाग 3 जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, मूल अधिकार, जो भाग 3 में है, जो व्यक्तियों को मिले हैं सरकार के विरुद्ध। मतलब व्यक्तियों को इस हिंदुस्तान में रहने के कुछ अधिकार हैं, कुछ व्यक्तियों को हैं और कुछ नागरिकों को हैं। वो डिफ्रेंशिएट अपन ने किया था उसमें। और भाग जो 4 है उसमें है राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। राज्य नीति निर्देशक के तत्व, उसमें बात करते हैं कि राज्य जब शासन करेगा तो उनको किस किस मूल्यों को ध्यान रखना है, या राज्य के लिए कौन कौन से निर्देश है कि जब वह शासन करे या कोई भी कानून बनाए या कोई भी नीति का निर्माण करे तो वो किन किन चीज़ों का पालन करे, इसके बारे में भाग 4 में। अब संघर्ष कहाँ आ जाता है कि मान लो राज्य कोई काम करता है परंतु वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के विरुद्ध जाता है ना, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि यहाँ पे राज्य सर्वोपरि है, यहाँ पे पब्लिक सर्वोपरि है।
अब पब्लिक में भी ये होता है कि राज्य, अगर मान लो किसी ने राज्य ने कोई कानून बनाया, वो विशेष एक पब्लिक के लिए नुकसानदेह है, परंतु पब्लिक की एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए वो लाभदायक है, तो उस मैटर को लेकर भी विभाजन उत्पन्न हो जाता है कि किस पब्लिक को प्रायोरिटी दी जाए या किस वर्ग को प्रायोरिटी दी जाए। तो यहीं से पूरा संघर्ष प्रारंभ हुआ था और ये संघर्ष मूलतः दो मुद्दों को लेकर आया है, भूमि सुधार और शैक्षणिक सुधार। क्योंकि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलनकर्ताओं की एक प्रमुख मांगों में से ये दोनों थी कि जैसे ही देश आज़ाद होगा तो भूमि का पुनर्वितरण हो और जिनके पास, जमींदारों के पास जिनके पास अधिक संपत्ति है, उनसे लेकर, और वो मतलब आय की असमानता दूर की जाए। देश में जो आय की असमानता है या विभाजन है, या कहें कि एक वर्ग बहुत आगे जा चुका है, बाकी वर्ग बहुत पीछे रह गए हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेट हो चुका है, इसको कम किया जाए। तो यहीं से शुरुआत होती है संघर्ष की, संविधान के बाद। और यही उलझन आ जाती है देश के राजनेताओं की, या ये कहें कि उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके समक्ष, कि प्रायोरिटी किसको दी जाए। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, भूमि सुधार को लेकर सबसे प्रमुख जो बात हुई, क्या हुई कि देखो, अगर सरकार कहती है कि हम नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए हम कोई भी प्रावधान लाते हैं, जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों में है 39, अनुच्छेद 39, उसमें अनुच्छेद 39 में कई पार्ट हैं, जिसमें बी और सी जो है, अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी, ये दोनों आय की असमानता को दूर करने के लिए कहते हैं राज्य को। अब मान लो राज्य आय की असमानता दूर करने के लिए कोई भी विशेष कानून लाता है, तो उसमें क्या होगा, जो जमींदार वर्ग है जिसकी संपत्ति जाने वाली है, वो सीधे कोर्ट के पास चले जाता है कि आप तो मेरे संपत्ति के अधिकार का हनन कर रहे हैं, क्योंकि आपने भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(f) या हम कहें 19(1)(f) या है ना, और अनुच्छेद 31, इन दोनों में आपने तो हमें संपत्ति का अधिकार दे दिया, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, आप ऐसे कानून लाएंगे जो हमारी संपत्ति भी छीन सके। तो आप किसको प्राथमिक मानते हैं? आप मूल अधिकार को प्राथमिक मानते हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिक मानते हैं? क्योंकि सरकार ये सारे काम किसके लिए कर रही थी? वो कर रही थी जो भूमिहीन हैं, जो किसान हैं, या जो एक विशेष भूमि पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं परंतु वो उसके मालिक नहीं थे, मतलब गरीब वर्ग। अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, गरीब वर्ग के लिए सरकार ये सारे प्रावधान लाने की कोशिश कर रही थी, परंतु यहाँ पे ज़मींदारों का और पूंजीपतियों की जो संपत्ति वो जारी थी, तो वो पहुँच गए कोर्ट के पास कि भाई आप तो संविधान में हमें संपत्ति का अधिकार दे रहे हैं, तो फिर इसको छीन कैसे सकते हैं? तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ कि क्या प्राथमिक है, अनुच्छेद 19(1)(f), आर्टिकल 31 या आर्टिकल, अगर यहाँ अपन बात करते हैं कि अनुच्छेद 1(f) में क्या था, तो आपको ध्यान हो कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, ठीक है, वहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार हैं, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(f) संपत्ति के अर्जन का उनकी स्वतंत्रता देता है कि आप संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, है ना, उसकी स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 31 क्या है? वो पूरा संपत्ति के अधिकार के बारे में बात है। आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि ये दोनों पहले मौलिक अधिकार थे, भाग 3 में थे, जिसको कि बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था और बाद में अनुच्छेद 300 क में इसको स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखना, अपन बात कर रहे हैं 1952, ठीक है, और ये अनुच्छेद 44 है जिसके द्वारा इसको हटाया गया है, वो हुआ बहुत लेट 1978 के अराउंड, है ना। तो ये बात की बात है और अपन बात करें 1952, तब तक ये मौलिक अधिकार ही था। तो लैंड रिफॉर्म के लेकर, ये भूमि सुधार को लेकर जो मुख्य मुद्दा क्या आया कि संपत्ति का अधिकार महत्वपूर्ण है या अनुच्छेद 39 बी या सी, जिसमें आय की असमानता को दूर करने के सरकार के प्रयास महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कोई विवाद आता है शैक्षणिक मामले में। सरकार क्या कर चाहती है कि मैं जो राज्य में रहने वाले जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनके लिए हम कुछ विशेष व्यवस्था करें, और वो विशेष व्यवस्था किस रूप में? आरक्षण के रूप में, है ना। परंतु जो संपन्न लोग हैं या जो आरक्षण के विरोधी हैं एक वर्ग, वो जाता है कि बोले कि आप तो समानता का अधिकार की बात करने वाले हो, तो अगर आप आरक्षण के प्रावधान कर दोगे तो ये तो समानता का अधिकार का उल्लंघन है। उनका ये दावा था, तो वो कोर्ट में चले जाते हैं, फिर संघर्ष हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार प्रयास किसके तहत कर रही थी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 46 सरकार को कहता है कि आप
जो पिछड़े वर्ग है, वंचित वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उनकी सामाजिक शैक्षणिक उन्नति के लिए आप प्रयास करो। उसके तहत सरकार आरक्षण की व्यवस्था करने वाली थी, परंतु ये लोग विरोध कर रहे हैं। एक विशेष वर्ग विरोध करता है कि नहीं, आप तो हमारे समानता के अधिकार आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करते हैं। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि अनुच्छेद के भाग 3 में जो प्रावधान है वो महत्वपूर्ण है या भाग 4 के प्रावधान महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये विवाद बहुत टाइम से चल रहा था। तो यहाँ से मैटर आता है, एक केस आता है चंपकम दोराई राजन मामला। चंपकम दोराई राजन मामला आता है, मद्रास प्रांत से था और ये मैटर था आरक्षण को लेकर ही। ठीक है, उसमें कोर्ट में जो संपन्न लोग होते हैं, जो आरक्षण के खिलाफ होते हैं, वो जाके केस जीत के आ जाते हैं। ठीक है, वो केस जीत के आ जाते हैं तो फिर केंद्र सरकार पर दबाव पड़ने लगता है कि अरे भाई, आपने जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था उसमें हम लोगों को कहा था कि देश आज़ाद हो जाएगा तो देश में असमानताएं दूर की जाएगी, पिछड़े लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। यहाँ तो कोर्ट में जाके संपन्न जो लोग हैं, जमींदार लोग हैं या जो आरक्षण के खिलाफ लोग हैं, वो अपने मनचाहे डिसीजन लेके आ रहे हैं। फिर आपको क्या मतलब है, दबाव आता है। क्योंकि देखो, केंद्र पे डायरेक्ट दबाव नहीं आता, दबाव आता है राज्य के मुख्यमंत्रियों पर, फिर राज्य के मुख्यमंत्री को दबाव आता है केंद्र पर। तो नेहरू जी पर भी दबाव आया राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, तो नेहरू जी ने कदम उठाया। क्या कदम उठाया? इसका समाधान क्या है कि केंद्र सरकार संविधान संशोधन लिया है। अगर केंद्र सरकार संविधान संशोधन के द्वारा कोई प्रोविज़न कर देती है तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो क्योंकि कानून बनाने का अधिकार तो संसद को दे रखा है, तो बना सकती है। तो ये बना दिया गया। 1951 में नेहरू जी ने संविधान संशोधन किया, पहला संविधान संशोधन किया। उसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B 2 जोड़ दिए गए। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो अपना मूल संविधान था, मूल संविधान में अनुच्छेद 31(1) और 2 शामिल थे। ठीक है, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 31(1) और 31(2) शामिल थे, पर 31A और 31B शामिल नहीं थे। 31A क्या बोलता था? तो 31 पूरा संपत्ति का अधिकार है, तो ऑब्वियसली 31A और 1 और 2 होंगे, वो भी संपत्ति के अधिकार से जुड़े होंगे। 31(1) क्या बात करता है कि राज्य जब किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को छीनेगा तो एक एक्ट या विधि के द्वारा छीनेगा, एक कानून के द्वारा छीनेगा। मतलब एक पूरी प्रोसेस होगी, लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगी, उसके माध्यम से ही वह छीन सकता है, उसके बिना नहीं छीनेगा। और जो 31(2) है वो क्या बोलता है कि राज्य जब छीनेगा तो उस पर 2 शर्तें हैं, वो 2 ही कंडीशन में कर सकता है। पहला, वो संपत्ति जो ले रहा है वो पब्लिक पर्पज़ की हो। ठीक है, और दूसरा, जिस एक्ट के तहत ज़मीन ले रहा है ना, उस एक्ट में कंपनसेशन के प्रावधान भी लिख देने हैं, क्षतिपूर्ति के सारे प्रावधान भी लिख देने हैं। ये मूल संविधान की बात थी। अब नेहरू जी ने जो लैंड रिफॉर्म का जो इशू आ रहा था और शिक्षा को लेकर इशू आ रहा था, उसको टैकल करने के लिए क्या किया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और उसके द्वारा क्या शामिल किया गया? 31A और 31B। ठीक है, उसके अलावा एक तीसरी चीज़ भी उन्होंने पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी थी, वो थी आर्टिकल 15(4). अपन आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें 4th क्लोज पढ़ा था, तब भी मैंने आपको एक लाइन बोली थी वहाँ पे कि ये आर्टिकल 15(4) फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो चंपकम दोराई राजन मामला था, जो कि मद्रास प्रांत में हुआ था, उसके फैसले को खारिज करने के लिए, एक तरीके से सेटल करने के उस मैटर को। अब हुआ क्या, 31A और 31B ये दोनों लाए गए थे, जो लैंड रिफॉर्म वाला मैटर उलझा हुआ था उसको लेकर, और 15(4) जो लाया गया था वो एजुकेशनल रिफॉर्म या शिक्षा सुधार से लेकर जो झगड़ा चल रहा था उससे लेकर। तो एक कहने का मतलब है कि पहले संविधान संशोधन से ही दोनों मुद्दों को एक साथ टैकल करने की कोशिश की गई केंद्र सरकार के द्वारा, दबाव आने के बाद, या कहें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद। 31A में क्या कहता है कि अगर भूमि सुधार के लिए कोई भी कानून पारित होता है, यदि भूमि सुधार के लिए कोई भी कानून पारित होता है तो उस पर अनुच्छेद 31 की कोई भी मर्यादाएं लागू नहीं होती। मतलब सरकार अगर भूमि सुधार के लिए कोई कानून लाती है तो आप आर्टिकल 31 के तहत
कोर्ट में नहीं जा सकते कि आप मेरे संपत्ति के अधिकार को उल्लंघन कर रहे हैं या आप मेरे समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, किसी भी अधिकार का, ठीक है ना। ये स्वतंत्रता के अधिकार में क्योंकि दो जगह है, एक तो स्वतंत्रता के अधिकार में है संपत्ति के अर्जन का अधिकार और एक अलग से संपत्ति का अधिकार है, तो दोनों के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते यदि सरकार भूमि सुधार को लेकर कोई भी कानून लाती है। तो इसका मतलब सरकार को फ्री हैंड हो गया। अगर आप आय की असमानता को दूर करने के लिए कोई भी भूमि सुधार का कानून लेते हैं, चाहे वो जमींदारी उन्मूलन का हो या लैंड की सीलिंग वाला हो, कुछ भी हो, तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, और अगर जाएगा तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीफ नहीं देगा। ठीक है, ये कर दिया। और 31B जो किया था, जो केंद्र था उसने सोचा ये तो बार बार के झगड़े आएंगे, बार बार केस आएंगे, तो उन्होंने एक नई अनुसूची का निर्माण कर दिया, 9th का। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, उन्होंने 9th शेड्यूल का निर्माण कर दिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और कह दिया कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मतलब इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसको नहीं देखेगी, इसमें हम जो जो प्रावधान डाल देंगे उनको न्यायपालिका नहीं देखेगी। तो सरकार ने जितने भूमि सुधार के जो सुधार के काम किए वो सारे 9 शेड्यूल में डाल दिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट उस पर व्यू नहीं करे, रिव्यू नहीं करे। और तीसरा क्या था, 15(4), जो कि मैंने आपको बता दिया, वो चमकम दोराई राजन के मामले को सेटल करने का था। अब ये तीनों प्रावधान क्या हो गए, जो संपन्न लोग हैं, जमींदार लोग हैं, उनके खिलाफ हो गए। अब वो हाथ पे हाथ धर के तो बैठ नहीं सकते, अब वो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। तो उन्होंने सवाल करना स्टार्ट कर दिया 9 शेड्यूल के ऊपर। पहली बात 2 चीज़ों पे उठाए, एक तो 9 शेड्यूल के ऊपर और एक आर्टिकल 13 के ऊपर। 9 शेड्यूल पे सवाल उठा के उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि 9 शेड्यूल आप ऐसे कैसे कर रहे हो कि उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, और दूसरा आर्टिकल 13 के तहत आप ऐसी क्या चीज़ कर रहे हो, क्योंकि आर्टिकल 13 के बारे में अपन ने लास्ट जो वीडियो पढ़ा था उसमें बोल दिया था कि आर्टिकल 13 का 2nd क्लोज स्पष्ट बोलता है, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को विरुद्ध हो। ठीक है, अब राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, तो इस कानून शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन है या नहीं है, इसके बारे में पूरी चर्चा हमने उस वीडियो में की थी। अगर आपने नहीं सुना तो वो वीडियो ज़रूर सुनना, क्योंकि उसी को दोबारा समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो चले जाएगा। तो उस कानून के अंतर्गत संविधान संशोधन है या नहीं है, इसको और सरल भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं कि राज्य संविधान संशोधन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को छीन सकता है या नहीं छीन सकता। ठीक है ना, इस चीज़ की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे झगड़ा किसके बीच में करवा दिया उन्होंने, आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368, क्योंकि 368 क्या बोलता है, वो संविधान की संशोधन को लेकर है, और आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि राज्य किसी के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। अब क्या राज्य संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार छीन सकता है, ये सवाल उत्पन्न हो गया। अब मामला गया कोर्ट में। पहले जाता है शंकरी प्रसाद का मामला आता है 1952 में, 1951-52 में शंकरी प्रसाद मामला बनाम भारत संघवाद। उसमें जजमेंट जाता है सरकार के पक्ष में। सरकार के पक्ष में जजमेंट जाता है तो क्या कहते हैं कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों अलग अलग चीज़ हैं। दोनों अलग अलग होने से क्या हो गया कि आर्टिकल 13(2) में जो भाषा है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को उल्लंघन करते हो, तो यहाँ पे संविधान संशोधन शब्द को हटा दिया गया कि इस कानून में संविधान संशोधन शब्द नहीं है, अर्थात राज्य संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ ऐसे प्रावधान ला सकता है जो व्यक्ति के किन्हीं मौलिक अधिकारों को रोक सकते हैं, जैसे कि भूमि सुधार का जो कानून लाए, जैसे जमींदारी उन्मूलन का कानून लाए, क्योंकि ये वही चीज़ है कि कोई कोर्ट ना पहुंच जाए कि हमारे तो मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रहे हैं, अगर राज्य कोई काम करे तो उसी के संरक्षण के लिए ये सारे प्रावधान लाए गए। ये संघर्ष चलता रहा। इसके बाद मैंने बीच में बेला बनर्जी का केस आता है, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना। उसके बाद आता है सज्जन सिंह का मामला, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला। ये आता है 1964 के आसपास। अब 1964 की आप परिदृश्य देखो, 1964 वह सन है जिसमें नेहरू जी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है ना, इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये अभी अपन सुनेंगे जब इंदिरा गांधी तक आएंगे अपन। अगर केंद्र में शक्तिशाली सरकार होती है तो ये सामान्य ये धारणा रहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा ना, वो सरकार के फेवर में जाने की ज़्यादा संभावना रहती है।
और अगर यदि केंद्र में सरकार गठबंधन की रहती है या कमज़ोर सरकार रहती है तो ये अधिकांशतः ये देखा गया है कि जो जजमेंट आता है वो सरकार के अगेंस्ट आता है। सिंपल सी बात कहें, केंद्र में सरकार मजबूत है तो न्यायपालिका के डिसीजन कमज़ोर होने लग जाते हैं, और केंद्र में सरकार कमज़ोर है तो न्यायपालिका के डिसीजन सरकार के खिलाफ होने लग जाते हैं। ठीक है, ये बात होती है। नेहरू जी थे, एक छत्र राज्य चल रहा था केंद्र और राज्य में, तो उनको टैकल करना सुप्रीम कोर्ट की बस की बात नहीं थी। वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके जो भी सुधार करते थे सुप्रीम कोर्ट उसको चुनौती नहीं देती थी। ये तब तक स्थापित हो चुका था कि उसको चुनौती नहीं दी। नेहरू जब मरे थे 1964 में मई में, उससे पहले उन्होंने 17वां संविधान संशोधन अधिनियम लाए थे। वो क्यों लाए थे कि उन्होंने जब भूमि सुधार के जब प्रावधान किए थे तो उसमें कुछ लूप होल्स रह गए थे। उस लूप होल की वजह से कई राज्यों के जो बड़े भूमिपति थे उनकी ज़मीनें सरकार नहीं छीन पा रही थी। जैसे कि राजस्थान था, पंजाब था, तो उनको छीन नहीं पा रही थी। तो उन्होंने इस 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से उन राज्यों के जो भूमि सुधार कानून थे उनको 9वीं अनुसूची में डलवा दिया। अब 9वीं अनुसूची के बारे में मैंने आपको पहले कह दिया था कि 9वीं अनुसूची के बारे में सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, उसका रिव्यू नहीं करेगा, ये पहले कह दिया गया। ठीक है ना, उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया। तो उस 9वीं अनुसूची में जो डाल दिया गया वो सेफ मोड में हो गया, मतलब उसको सरकार न्यायपालिका खारिज नहीं कर सकती। तो ये संविधान ये कर दिया। फिर ये इसके खिलाफ गए। सज्जन सिंह एक व्यक्ति थे जो राजस्थान के निवासी थे, वो जाते हैं कोर्ट में, केस बनता है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद। ठीक है, 1965 की बात है ये। तो फिर सरकार के फेवर में डिसीजन आता है। क्यों आता है? क्योंकि उस समय भी केंद्र में शक्तिशाली सरकारें थी। ठीक है, फिर सरकार के फेवर में डिसीजन आता है, दोबारा सुप्रीम कोर्ट कह देता है अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों अलग अलग चीज़ है। अनुच्छेद 13(2) की लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है उसमें कानून में संविधान संशोधन शब्द नहीं है, अर्थात राज्य संविधान संशोधन के माध्यम से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को रोक सकता है। अब जब ये ऐसा करके रोकेगा तब वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। ये साफ लिख दिया गया। अब आता है मामला 1967 में। स्थिति देखो, जवाहरलाल नेहरू मर गए 64 में, शास्त्री जी मर गए 1967 में ना 66 में। उस समय केंद्र में फिर प्रधानमंत्री आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय बहुत ही कमज़ोर प्रधानमंत्री होती है। क्यों? क्योंकि इतनी शक्तिशाली नहीं होती है संगठन, और उसी साल में कई राज्यों से कांग्रेस के हाथ से सरकार भी निकल जाती है। मतलब केंद्र में भी उनकी शक्ति कम हो रही है, और जब चुनाव होते हैं तो सीटें भी बहुत कम आती हैं, पहले के बजाय बहुत कम आती हैं। कई राज्यों से सरकार उनके हाथ से निकल चुकी है। संगठन के स्तर पर वो लड़ रही थी, क्योंकि उनको जैसा कि पहले ही बताया था कि उनको गूंगी गुड़िया बोलते थे। इतना नेतृत्व उनका प्रभावशाली था नहीं, और न ही वो इतनी शक्तिशाली थी, न ही उनका पार्टी में इतना दबदबा था। और जैसे ही केंद्र में सरकार कमज़ोर हुई, न्यायपालिका ने केंद्र के खिलाफ डिसीजन देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, मामला चल ही रहा था। अनुच्छेद 13 वर्ष से 368 तो अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में लग गया। केस आता है गोलकनाथ का। गोलकनाथ का केस क्या आता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों के जो भूमि सुधार अधिनियम है उनको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए। गोलकनाथ क्या था? ये दो भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। जालंधर में इनकी 500 एकड़ ज़मीन थी। तो 1953 में जब पंजाब का कानून आ गया था, उस कानून के तहत क्या हुआ था कि किसी परिवार में एक से ज़्यादा भाई हैं और ज़मीन ज़्यादा है तो प्रत्येक भाई को अधिकतम 30 एकड़ दे सकते हैं। टोटल कितनी थी? 500 एकड़। और देने की बात करें 300 एकड़। 300 एकड़ से ज़्यादा रख नहीं सकते। अब ये जाना चाह रहे थे कोर्ट में। अब कोर्ट में जाना चाह रहे थे, उससे पहले ही 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसको डाल दिया गया 9th शेड्यूल में। मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप जाके चैलेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर 9th शेड्यूल को ही चैलेंज कर दिया, 9th शेड्यूल को और आर्टिकल 13 है उसकी पावर को। बोले कि आप ऐसे कैसे हर चीज़ को 9th शेड्यूल में डालकर बचा सकते हैं, और ऐसे कैसे आप किसी भी चीज़ में मतलब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन कर सकते हैं। ठीक है, माना कि हम पूंजीपति हैं परंतु हमारे भी अधिकार हैं। तो इसके लिए वो कोर्ट में गए। कोर्ट में जाते हैं, केंद्र में सरकार कमज़ोर हो चुकी है। ठीक है, तो अब बेंच बैठती है। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में
पहले के जजमेंट के खिलाफ कोई अगर बेंच बैठती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल सज्जन सिंह का जो मामला आया था, उसमें जितने न्यायाधीशों की बेंच बैठेगी, उसके खिलाफ अगर कोई मामला आता है तो उससे ज़्यादा न्यायाधीशों की ही अगली बेंच बैठेगी, ये रूल है। ठीक है। और अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी इस गोलकनाथ वाले मामले में, 11 न्यायाधीशों की बेंच बैठी। ठीक है, 11 न्यायाधीशों की। कौन थे? CJI सुब्बा राव, के सुब्बा राव, जो राष्ट्रपति पद के लिए भी बाद में लड़े। जजमेंट आता है 6:5 से, मतलब 6 ने एक डिसीजन लिया, 5 ने अलग डिसीजन लिया, और ये जजमेंट जाता है सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ जाके क्या बोलता है कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। 368 मतलब संविधान संशोधन जो है वो कानून के अंतर्गत है। मतलब 13(2) की जो भाषा है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता हो, तो इस कानून शब्द में संविधान संशोधन भी है। मतलब राज्य कोई ऐसा संविधान संशोधन नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनता है। पहले क्या हो रहा था? शंकरी प्रसाद का मामला था, सज्जन सिंह का मामला था, दोनों में किसके फेवर में गया था? सरकार के। और इस मैटर में किसके फेवर में गया? जो जमींदार, जो व्यक्ति गए थे, जो मैंने बताया था, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, उनके फेवर में ये फैसला जाता है। परंतु इसमें एक रियायत दे दी गई कि ये फैसला अतीत के फैसलों पर लागू नहीं होगा, आज की डेट से आगे के फैसलों पर देखा जाएगा। ठीक है ना? आगे के फैसलों पर देखा जाएगा कि सरकार अगर कोई संविधान संशोधन करती है तो वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन न करे, ये बात आएगी। अब ये तो मतलब ये कह दो कि आप इंदिरा गांधी को सरकार में आते ही पहला झटका लग गया। अभी अभी आई थी, शक्तिशाली थी भी नहीं, संगठन के स्तर पर लड़ रही थी, क्योंकि संगठन के जितने भी बुजुर्ग लोग थे वो उसको दबाने में लगे हुए थे। बहुत संघर्ष चलता है इंदिरा गांधी के मतलब राजनीतिक जीवन में। ये 1967 से लेकर 1970 तक, यहाँ तक कि पार्टी भी टूट जाती है, अलग पार्टी बना लेते हैं, उनका झुकाव वामपंथ की तरफ जाता है। अब वामपंथ की झुकाव जाने का एक कारण तो यही था कि उनकी खुद की जो प्रवृत्ति थी वो भी थोड़ी वामपंथ की तरफ झुकाववादी थी। और दूसरा ये था कि उस समय संगठन के लोगों को टैकल करने के लिए उनको वामपंथियों का समर्थन की भी ज़रूरत थी। अब वामपंथियों के समर्थन की ज़रूरत है तो अपनी छवि भी वामपंथी दिखानी पड़ेगी। उसके लिए कुछ ऐसे प्रावधान लाने पड़ेंगे जो दिखाए, जो वामपंथ की तरफ झुकाव देती है। अगर वामपंथ और दक्षिण पथ का आपको मतलब नहीं पता तो सिंपल से अर्थों में आप समझ सकते हैं, दक्षिणपंथी जो होते हैं वो थोड़ा बाजारवाद के समर्थक होते हैं, पूंजीवाद के समर्थक होते हैं। वो बाजार को मुक्त करने की बात करते हैं कि सभी को कमाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्री। अब उस चक्कर में कोई बहुत ज़्यादा कमा गया, बहुत कम कमा गया, इससे उनको ज़्यादा परवाह नहीं होती है। जो कि वामपंथी होते हैं वो वामपंथी गरीबों को लेकर बात करते हैं, वो गरीबों की योजनाएं, आय की असमानता दूर करने वालों की बात करते हैं। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि मैं गरीबों के लिए प्रावधान लाऊं, स्कीम्स लाऊं, तो उन्होंने चालू किया, क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हो ही गया था या होने की प्रोसेस में था। तो उस समय वो लाती है कई प्रावधान, जिसको कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है और कुछ प्रावधानों को राज्यसभा के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। तो उनको झटके लगते रहते हैं। ठीक है, पहला तो झटका लग गया गोलकनाथ केस में। अब दूसरा झटका कब लगने वाला था? 1969 में वो लाती है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाजवादी देशों में होता है, जहाँ पे बैंक पर रूलिंग, मतलब बैंक किस तरह के काम करेगा उसकी पावर सरकार अपने हाथ में ले लेती है, ताकि बैंक पब्लिक या गरीबों के हित में ज़्यादा काम कर सके। ठीक है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण लाती है, एक अध्यादेश लाती है। ठीक है, इसके खिलाफ चले जाते हैं RC कूपर, एक व्यक्ति होते हैं जो कि संपन्न व्यक्ति होते हैं, समृद्ध व्यक्ति होते हैं। वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में इनकी हिस्सेदारी होती थी। ठीक है ना? अब बैंकों का मामला था, इनकी हिस्सेदारी भी थी, समृद्ध भी थे। चले गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। ठीक है, सुनवाई होती है, जजमेंट आता है। जजमेंट में 10-1 से जजमेंट, मतलब 10 का 1 और 1 का विरोध में। इस जो जजमेंट आता है, इसमें इंदिरा गांधी ने जो अध्यादेश लाई थी, उसके बाद जो एक्ट के रूप में लाई थी, उसको खारिज कर दिया जाता है। मतलब दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी को चोट दी गई। गोलकनाथ पहली चोट, दूसरा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो अध्यादेश और एक्ट था उसको खारिज कर दिया गया।
इसमें एक न्यायाधीश था जो कि सरकार के फेवर में डिसीजन देता है, 10 न्यायाधीश थे जो सरकार के विरोध में डिसीजन देते हैं। जो एक व्यक्ति है ना, उसका नाम याद रखिए आप, A.N. रे। इसको मैं बताऊंगा इसका नाम याद रखने की ज़रूरत है, याद रखिएगा, इसका कई बार जिक्र होगा। A.N. रे, ये R.C. कूपर वाद था, बहुत फेमस वाद था। अब देखिए, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अगर आप R.C. कूपर वाद को अलग से पढ़ते हैं तो रटते हैं तो उसमें आप टिक लगाएंगे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जुड़ा हुआ मामला था, परंतु उसको आप एक कहानी के रूप में याद रखते हैं, ये पूरे प्रावधान कि प्रीव्यू पर से क्या जुड़ा हुआ है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से क्या जुड़ा है, तो आपको एग्जैक्टली चीज़ें याद रहने वाली हैं। ठीक है, अब आता है 1970। 2 झटके लग चुके हैं इंदिरा गांधी को, गोलकनाथ, दूसरा लग चुका है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तीसरा झटका लगने जा रहा था। इंदिरा गांधी एक तो योजना फेल हो गई गरीबों के लिए करने की, जो थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब कहती है प्रीव्यू पर्स। प्रीव्यू पर्स क्या होते हैं? जब देशी रियासतों का, जब हिंदुस्तान में विलय हुआ था, हमारी देशी रियासतें थी सारे, कौन सी रियासत बड़ी थी कौन सी छोटी थी, पर बहुत सारी देशी रियासतें थी, सरदार पटेल ने जिनका एकीकरण करवाया था। तो हमारे 2 बार समझौते हुए, एक बार तो हुआ 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, जिन देशी रियासतों ने मिलना तय किया उनके साथ समझौते हुए, और एक हुआ 1949 में जब संविधान में उनको मर्ज किया जा रहा था, ये उनको मर्ज होने के लिए था, तब उनके लिए कुछ प्रावधान संविधान के तहत करने थे, तो उसके तहत कुछ प्रावधान किए गए, जिसमें एक प्रावधान था प्रीव्यू पर्स। प्रीव्यू पर्स सिंपल सा कहा जाए कि उनको पैसे दिए जाते थे, एक बहुत बड़ी रकम होती थी अगर सारी रियासतों को मिलकर गए तो, कि आप हमारे हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ, उसके बदले में हम प्रतिवर्ष आपको इतना कुछ देंगे, ऐसा करके वो था। प्रीव्यू पर्स दिया गया, उपाधि सम्मान दिए गए, ये वगैरह वगैरह चीज़ें शामिल की गई। इंदिरा गांधी कहती थी देश आज़ाद हो चुका है तो इन चीज़ों की क्या आवश्यकता है, ये विभाजन पैदा करती है मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, तो इनको छोड़ दिया जाए। वो लाती है प्रीव्यू पर्स के खिलाफ एक्ट। प्रीव्यू पर्स के प्रावधान कई सारे अनुच्छेद में थे, उसको याद रखना इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जैसे एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 291 था, एक था अनुच्छेद 362, एक अनुच्छेद था 366, इनको इतना डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी लाती है अधिनियम। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है, उस समय, अभी तो कई बार हो चुका है, कि संविधान संशोधन बिल लाया जाता है और उसको राज्यसभा खारिज कर देती है। कहना है मतलब यह है कि राज्यसभा में वो बिल पिट जाता है, वहाँ पे खारिज हो जाता है और इंदिरा गांधी को झटका लगता है। झटका यहीं तक नहीं था, होता क्या है, इंदिरा गांधी क्या करती है, यहाँ तो झटका लग गया, प्रीव्यू पर्स ख़त्म कर दिया, परंतु उसका तकनीकी समाधान निकालती है वो राष्ट्रपति के माध्यम से एक निकालती है अध्यादेश, ठीक है ना, उसके द्वारा वो अनुच्छेद 366 जो था ना, उसकी परिभाषा को ही चेंज कर देती है, और ताकि ये जो प्रीव्यू पर्स वाला मैटर है ना, इसको बहुत डाइल्यूट किया जा सके। ठीक है, इसके खिलाफ माधवराव सिंधिया कोर्ट में जाते हैं, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु ये है कि जब वो कोर्ट में जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी वो सरकार के खिलाफ आदेश लेके आ जाते हैं। कहने मतलब है, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट सरकार की ना सुनकर जो जमींदार या कहें कि राजा वगैरह होते हैं जिनको प्रीव्यू पर्स मिलता था, मुख्यतः राजा ही थे, उनके फेवर में डिसीजन दे देती है। तो इंदिरा गांधी को लगता है तीसरा झटका। पहला झटका गोलकनाथ, दूसरा झटका बैंकों का राष्ट्रीयकरण पर जो लाते हैं वो खारिज होता है, तीसरा झटका प्रीव्यू पर्स। गोलकनाथ का झटका किसने दिया? गोलकनाथ का झटका दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बैंकों को राष्ट्रीयकरण का झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और प्रीव्यू पर्स का पहला झटका दिया राज्यसभा ने, और उसके साथ झटका दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी। ठीक है, अब ये समय आ गया 1970, यहाँ तक कांग्रेस का विभाजन हो गया था और इंदिरा गांधी अपने आप को एक शक्तिशाली राजनेता के रूप में दिखाना चाहती थी, या कह सकें एक शक्तिशाली नेता के रूप में उनका उभार होना प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि वो कई क्षेत्रों में चुनौतियां जीत चुकी थी। संगठन के क्षेत्र पर वो जीत चुकी थी, वामपंथी समर्थन में आ चुके थे, और उसी समय आप ये ध्यान रखिएगा कि यूएसएसआर से संधि हो चुकी थी, बांग्लादेश को आज़ादी वाला मुद्दा हो रहा था, और साथ ही मार्च 1971 में, एक साल पहले ही उन्होंने चुनाव की घोषणा करवा दी राष्ट्रपति से सिफारिश कर दी कि आप चुनाव करवाइए, एक साल पहले ही मैं लोगों के बीच में जाऊंगी। और लोगों के बीच में उन्होंने क्या दिखाया, अपने आप को गरीबों के हितैषी के रूप में बताया और कहा कि मैं चाहती हूँ कि जमींदारों और राजाओं का पैसा आपको दूं, मैं चाहती हूँ आपके लोगों के बीच की असमानताओं को दूर करूँ, परंतु सुप्रीम कोर्ट और विरोधी पार्टियाँ इसमें बीच में आ रहे हैं, तो आप मेरे को इतना बहुमत दीजिए ताकि मैं आप लोगों के हित में काम कर सकूं। पूरा गरीब हितैषी इमेज बनाती हैं।
और पब्लिक उनकी सुनती है और इंदिरा गांधी को पुनः एक इतना बड़ा बहुमत देते हैं, 352 सीट मिलती है। और जो इंदिरा गांधी के विरोध में जो कांग्रेस खड़ी हुई थी, कांग्रेस का ही जो विभाजन हो गया था विरोध में, उसमें उनमें उनको नाम मात्र की सीटें मिलती हैं। ठीक है, कई राज्य भी इलेक्शन लड़ते हैं, इसमें अधिकांश सब हार जाते हैं। अब इंदिरा गांधी भारत की हिंदुस्तान की जो क्या बोलते हैं हिंदुस्तान की जो शासन है उसका एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता है इंदिरा गांधी का सीटों के आधार पर। अब वो एक एक को ठिकाने लगाने स्टार्ट करती है। उनको जहाँ जहाँ झटके मिले थे, गोलकनाथ के मामले में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में, प्रीवी पर्स के मामले में, वो एक को ठिकाने लगाने स्टार्ट करती है कि अब आओ, अब मैं देखती हूँ क्या करती है। 24वां संविधान संशोधन लाती है, किसके खिलाफ? गोलकनाथ केस के खिलाफ। क्या कहती है? संविधान संशोधन के द्वारा 2 अनुच्छेद लाती है। अनुच्छेद 13 में एक क्लॉज जोड़ देती है 4, अनुच्छेद 13 4, और अनुच्छेद 368 में एक क्लॉज जोड़ देती है 3, अनुच्छेद 368 3। ठीक है, और दोनों में एक ही चीज़ जोड़ देती है कि दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है। क्योंकि अभी तक मैटर क्या चल रहा था, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, सब में मैटर ये चल रहा था कि अनुच्छेद 13 और 368 एक हैं, ये अलग अलग हैं। जब बात करते हैं कि दोनों एक हैं तो मतलब सरकार के खिलाफ डिसीजन आ रहा है, और कहें कि दोनों अलग अलग हैं तो मतलब सरकार के फेवर में आ रहा है। क्योंकि जैसे हम दोनों को अलग अलग की बात करते हैं तो मतलब सरकार संविधान संशोधन कर सकती है, और जब दोनों को एक की बात आती है तो मतलब सरकार संविधान संशोधन नहीं कर सकती मूल अधिकारों को लेकर। तो उसने गोलकनाथ के केस को खारिज करने के लिए संविधान संशोधन ले आई और कह दिया कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों अलग अलग चीज़ें। अब ठिकाने लगाना है बैंकों का राष्ट्रीयकरण मामला, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो उसके खिलाफ ले आती है एक अनुच्छेद, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ देती है एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 31C। साफ कह देती है कि यदि कोई सरकार, कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है जो अनुच्छेद 39B और C के पक्ष में हो। 39B और C कौन है? आय की असमानताओं को दूर करने के लिए प्रावधान है उसमें। मतलब यदि कोई सरकार अनुच्छेद बी और C के पक्ष में कोई भी कानून बनाती है तो उसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। और कोर्ट किन को लेकर नहीं जा सकते? आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे तो समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। ये साफ लिख दिया अनुच्छेद 31C में। अगर इसके एग्जैक्ट लैंग्वेज बोले तो यदि कोई कानून बनाया जाता है जो अनुच्छेद B व C के पक्ष में हो तो आर्टिकल 14, 19 और 31 के बेस पर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात ये कहें कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण के मामले में क्या हुआ था, जो समृद्ध व्यक्ति था RC कूपर, वो चले गया था कोर्ट और उन्होंने इन्हीं आर्टिकलों को लेकर कि मेरे तो आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया है सरकार ने, है ना, तो उसी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण का वाला जो अध्यादेश है या कानून है वो खारिज किया था। इंदिरा गांधी ने क्या किया, संविधान संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट से ये पावर ही हटा ली कि अगर हम 39B व C आय की असमानता को दूर करने का कोई भी प्रावधान लाते हैं, चाहे वो भूमि सुधार का हो, चाहे राष्ट्रीयकरण का हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये लेकर आया कि भाई हमारा तो आर्टिकल 14, 19, 31 का उल्लंघन हुआ है, तो आप उस पर सुनवाई नहीं करेंगे। साफ लिख दिया। ठीक है, अब ठिकाने किसको लगाना है? प्रीवी पर्स को। प्रीवी पर्स में क्या किया, जो प्रीवी पर्स के जो प्रावधान थे उसमें जहाँ कंपनसेशन वर्ड था उसको हटवा दिया और अमाउंट रख दिया। और अमाउंट डिसाइड करने का सरकार के पास होता है, सरकार उसको अपने हिसाब से वो कर सकती है। मतलब उसकी इतना डाइल्यूट कर दिया, प्रीवी पर्स का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, और अनुच्छेद मैंने बताया था प्रीवी पर्स को लेकर अनुच्छेद कौन कौन से थे, 291, 362, 366, 22। तो उसमें 291 और 362 जो अनुच्छेद था उसको तो हटवा ही दिया। अनुच्छेद याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी याद रखना इंपॉर्टेंट है। घटी कैसे, एक एक इवेंट किसके लिए था। 24वां संविधान संशोधन जाता है गोलकनाथ के केस को हटाने के लिए, 25वां संविधान संशोधन जाता है बैंकों के राष्ट्रीयकरण केस को हटाने के लिए। अब और ये प्रीवी पर्स के केस को हटाने के लिए या प्रीवी पर्स के मामले को दोबारा स्थापित करने के लिए जाता है 26वां संविधान संशोधन। तो कहने मतलब ये है, सरकार को ये पूरी व्याख्या क्या चल रही है, सरकार कुछ लाती है नीति निजी तत्वों के पालन के लिए, उसके खिलाफ कुछ संपन्न व्यक्ति चल जाते हैं कोर्ट में जाके वो कोर्ट में सरकार के खिलाफ आदेश ले आते हैं। अब सरकार क्या कहती है कि कोर्ट के आदेश को खारिज करने के लिए वो संविधान संशोधन ला रही, 24 वाली आई, 25 वाली आई, 26 वाली आई।
अब आते हैं अपन केशवानंद भारती में कि वो इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी क्रम में सरकार लाती है 29वां संविधान संशोधन अधिनियम। 29वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था? वो बात करता था केरल का जो भूमि सुधार एक्ट हुआ था उसको लेकर। केरल में भूमि सुधार एक्ट के द्वारा राज्य ने अपने पास पावर ले ली थी, कोई भी ट्रस्ट या उसकी संपत्ति है उसको लेकर, और सरकार ने क्या किया, 29वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको डलवा दिया 9th शेड्यूल में, केंद्र सरकार ने। अब आप जानते हो 9th शेड्यूल में जैसे ही मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की पावर हट जाती है। तो एक शंकराचार्य थे, देखो शंकराचार्य वो होते हैं जो कि आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो मुख्य पद माना जाता है, उस पर बैठे हुए थे। जो केशवानंद भारती है जिनके नाम से ये केस बना, वो शंकराचार्य थे उस समय केरल में शंकराचार्य थे, स्वामी केशवानंद भारती। अब इनका मठ था वहाँ पे, उस मठ की संपत्ति थी, और उस संपत्ति से बहुत सारे उद्यम चलते थे वहाँ पे, बहुत सारा काम होता था उस मठ से। अब केरल की सरकार ने भूमि सुधार एक्ट लाई, और उसके तहत उन्होंने प्रावधान कर दिया कि जो मठ की संपत्ति है ना, उसका पूरा मैनेजमेंट, उसका पूरा प्रबंधन का अधिकार मठ से लेकर सरकार के हाथ में डाल दिया। ठीक है। अब यह ध्यान रखना, केरल में हमेशा वामपंथ का एक प्रभाव रहा है। अब वामपंथी सरकार भी थी और ये प्रावधान ले भी आई, और ऊपर से जो केंद्र सरकार है ना, इस समय तक तो वामपंथी सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया था, पर वामपंथ का प्रभाव हमेशा वहाँ पे रहता है। तो कहने का मतलब है वहाँ भूमि सुधार के सबसे पहले कानून जहाँ पे आएंगे वो केरल ही होगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट इस चीज़ के फेवर में होते हैं। अब ये तो बात की बात है, ये 70 के दशक में आ चुके हैं अपन। केरल की सरकार लाती है, ऊपर से केंद्र सरकार इसको 9th शेड्यूल में डाल देती है। अब स्वामी केशवानंद भारती चले जाते हैं कोर्ट में कि भाई क्या मजाक हो रहा है, मठ हमारा, संपत्ति हमारी, तो राज्य कैसे ले सकता है, आप तो हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहे हो। फिर वही वाला केस चल रहा है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट है या राज्य के नीति निदेशक तत्व इम्पोर्टेंट है? सेम केस चल रहा है, सरकार फंस चुकी है, बार बार केस आते हैं, एक जजमेंट देती है, उसके खिलाफ केस आते हैं, फिर केस आते हैं, फिर केस आते हैं। पहले सरकार क्या, सुप्रीम कोर्ट थक चुका है, पहले शंकरी प्रसाद केस आ गया, फिर जजमेंट दिया, सज्जन सिंह आ गया, फिर जजमेंट दिया, फिर गोलकनाथ आ गया, फिर बदल गया, फिर ये केशवानंद भारती आ गया। हर बार की जजमेंट कभी सरकार के फेवर में, कभी सरकार के विरुद्ध, ऐसे जा रहे हैं। अब ये आ गया कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दिया जाए, परमानेंट समाधान निकाल दिया जाए। क्या होते हैं, अब पहले की मेट्रो बन रही है, तो मैंने कहा था हमेशा पहले के डिसीजन के खिलाफ नई बेंच बनेगी तो उससे ज़्यादा न्यायाधीशों की बनेगी। पिछली बार गोलकनाथ के मामले में कितनी बनी थी, 11 जजों की, तो यहाँ पे बनती है 13 जजों की बेंच। और ताज्जुब की बात है, उस समय सुप्रीम कोर्ट में 13 ही जज थे। ठीक है, 709 करीब पेजों का फैसला आता है, और फैसला आता है 7-6 के फैसले से। मतलब इतना ज़्यादा एक तरफा फैसला नहीं था वो, 7-6 के फैसले से आता है, केवल एक व्यक्ति के फैसले से चेंज हो गया। और एक व्यक्ति भी कौन होगा, सुप्रीम जो CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्यों? क्योंकि दोनों के बराबर होने के पर अंतिम फैसला उसी का रहता है। ये जजमेंट आता है 24 अप्रैल 1973। ये तारीख हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केशवानंद भारती का जजमेंट जिस तारीख को याद आया वो ऐतिहासिक तारीख है, 24 अप्रैल 1973। इस दिन केशवानंद भारती का जजमेंट आता है, और इस जजमेंट में क्या करता है, कोर्ट सोचता है कि अब ये बहुत हो चुका है, ये मामला अनुच्छेद 13 वर्सेज अनुच्छेद 367 सरकार वर्सेज न्यायपालिका, ये मैटर बहुत हो चुका है, इसका समाधान निकाल। तो कोर्ट निकालता है बीच का रास्ता। क्योंकि केस क्या था कि सरकार संविधान संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है। सिंपल सर अगर लैंग्वेज में बोला जाए कि सरकार संविधान संशोधन के माध्यम से व्यक्ति के मौलिक अधिकार को ले सकती है या नहीं ले सकती, सिंपल सी बात। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि सरकार या राज्य संशोधन कर सकता है, संशोधन की शक्ति है संसद के पास। मतलब ये थोड़ा पार्ट गया सरकार के फेवर में, और ये भी कह दिया गया कि सरकार या राज्य केवल संविधान ही नहीं, संविधान की प्रस्तावना तक का भी संशोधन कर सकता है, जो प्रियम्बल है उसका भी संशोधन कर सकता है। लेकिन संविधान के संशोधन की शक्ति संविधान के बनाने की शक्ति के बराबर नहीं है। कहने का मतलब है सरकार या राज्य संविधान संशोधन कर सकता है, परंतु जो संविधान की हमारी मूल भावनाएं हैं या उनके जो मूल तत्व हैं, या उनका क्या है कि जो हमारा पूरा संविधान के आधार है, जो संविधान को हमारा रिप्रेजेंट करता है,
ऐसी शब्दावलियों को या ऐसी भावनाओं को संशोधित नहीं कर सकता। बाकी चीज़ों को संशोधित कर सकता है, बाकी चीज़ों के लिए मौलिक अधिकारों को रोक सकता है, परंतु बुनियादी चीज़ों या आधारभूत जो है उस चीज़ों को लेकर नहीं छेड़ सकता। कहने का मतलब यह है, आप संशोधन कर सकते हो पर पूरे संविधान को दोबारा नहीं लिख सकते, क्योंकि आप उन बुनियादी चीज़ों को अगर हटा दोगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी नए संविधान की रचना कर रहे हो, क्योंकि जो मेन चीज़ थी उनको सभी को तो आपने संशोधित कर दिया। मतलब क्या रहा? तो इसी को टेक्निकल टर्म में शब्दावली दी गई, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, जिसके बारे में हम पूरा एक चैप्टर अलग से लेंगे, है ना। यहाँ तक आ गया केशवानंद भारती। अब ये पूरी चीज़ मैंने आपको स्टोरी वाइज इसलिए बताई है कि यहाँ पे आपने अभी तक जितने भी अपने वीडियो पढ़े उसमें इतनी बार अलग अलग जजमेंट की बात आई है, वो सारा एक कहानी के रूप में आ गया। और वो सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में थी? सरकार वर्सेस न्यायपालिका। और सरकार वर्सेस न्यायपालिका हो क्यों रहा था? भूमि सुधार और शैक्षणिक सुधार को लेकर। और शैक्षणिक सुधार और भूमि सुधार को लेकर किन किन के बीच में हो रहा था? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार वर्सेस राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर सरकार राज्य नीति निर्देशक तत्व के तहत कोई भी शिक्षा की व्यवस्था करती है, आरक्षण की व्यवस्था करती है, या आय की असमानता को दूर करने के लिए कोई प्रयास करती है, तो एक विशेष वर्ग के लोग, जमींदार लोग या संपन्न शिक्षित व्यक्ति लोग कोर्ट में चले जाते हैं कि आप तो समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, आप तो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रावधान ये था कि इम्पोर्टेंट क्या है? मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व इम्पोर्टेंट है? ठीक है। और उसमें भी राज्य क्या क्या कर सकता है और व्यक्ति किन किन चीज़ों के लिए कोर्ट में जा सकता है, इसके पूरी बात थी। ये स्टोरी वाइज मुझे यहाँ तक बताना था। इसके आगे चर्चा अपन किसी अन्य वीडियो में करेंगे। लास्ट में एक चीज़ मैंने आपको कहा था कि एक व्यक्ति का नाम याद रखना, A.N. रे। पहला जजमेंट आया था जिसमें 10-1 से डिसीजन आया था, कूपर वाला वाद आया था जिसमें 10-1 से जजमेंट आया था। उसमें एक व्यक्ति था जो सरकार के फेवर में था, एक व्यक्ति नहीं, एक न्यायाधीश था जो सरकार के फेवर में था, और जो 10 थे वो सरकार के विरोध में थे। जो सरकार के फेवर में था वो A.N. रे थे। और जब केशवानंद भारती का जजमेंट आता है तो 7:6 के अनुपात से आता है, और उस 6 का जो अनुपात रहता है उसमें भी जो प्रमुख व्यक्ति थे जो सरकार के फेवर में डिसीजन दिया था वो भी A.N. रे थे। मतलब इंदिरा गांधी के फेवर में डिसीजन दे रहे थे बार बार A.N. रे, और इंदिरा गांधी ने इसी का उनको इनाम दिया। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की स्वस्थ परंपरा चल रही थी कि जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है उसी को ही चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है, उस परंपरा को इंदिरा गांधी ने भंग किया, है ना। और भंग करके जो जूनियर जज थे A.N. रे, उनको सुप्रीम कोर्ट का CJI बना दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपातकाल में और चर्चा करेंगे कि और भी काफ़ी कुछ भंग हुआ था, कैसे इंदिरा गांधी एक कमज़ोर राजनेता से एक तानाशाही राजनेता या एक शक्तिशाली राजनेता, किसी रूप में आप बोल सकते हैं, बन गई। पूरी कहानी एक रूप में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।